पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के एजेंडे को फेल कर दिया है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लोग सिर्फ भ्रामक दावे कर सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को बता दिया है कि फर्जी आरोप लगाकर वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब तक वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। वहीं असम चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर सत्ता में वापसी करने के सपने देख रहे थे, लेकिन असम की जनता ने कांग्रेस को बता दिया कि वो फर्जी आरोप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और असम में कांग्रेस का बुरा हाल हो गया। तो वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। वहीं असम में जबरदस्त जीत के बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेरा की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल असम विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेरा पर जमकर निशाना साधा। सीएम शर्मा ने कहा कि जब पुलिस पवन खेरा को उनके राज्य बुलाएगी तो वो उन्हें खूब पेड़े खिलाएंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। सीएम शर्मा ने दावा किया कि पवन खेरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करने में मदद मिली है। ऐसे में साफ है कि पवन खेरा को पुलिस द्वारा असम बुलाकर पूछताछ किया जाएगा और खेरा को बताना होगा कि उनके साथ और कौन से लोग इस खेल में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सीएम शर्मा को जेल भेजने का सपना देख रहे थे, उन्हें भी झटका लगा है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं के गले नहीं उतर रही है। एक तरफ टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी हैं, तो वहीं अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हर छठा सांसद बीजेपी का वोट चोरी से जीता है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो बीजेपी लोकसभा में 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। दर्शकों, हर बार हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस की जीत होती है वहां को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं। केरलम और तमिलनाडु में सब कुछ ठीक था। केरलम और तमिलनाडु में बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस और विजय की पार्टी की जीत, लेकिन राहुल गांधी के मुताबिक वहां वोट चोरी नहीं हुई है। केरलम और तमिलनाडु में सब कुछ ठीक था, वहां लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन जिस राज्य में बीजेपी चुनाव जीतती है वहां वोट चोरी होती है। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि देश के लोग राहुल गांधी पर भरोसा कैसे करेंगे। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। वहीं जब चुनाव आयोग ने हलफनामा मांगा तो राहुल गांधी पीछे हट गए। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शकों को बीजेपी पर भरोसा है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, राहुल गांधी असम और बंगाल को लेकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी ने जो भी आरोप बीजेपी पर लगाए हैं उस पर वो एक्सपोज हो चुके हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है जैसे आरोपों पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मामले पर तो राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट में फंसे तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। वहीं उन्हें इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ चुकी है। दर्शकों, राहुल गांधी अब ये दावा कर रहे हैं कि अगर वोट चोरी नहीं हुए तो बीजेपी लोकसभा में 140 सीटों के आसपास ही जीत पाएगी। लेकिन दर्शकों, जब 2014 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तब बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल की थी और कांग्रेस 50 सीटों से भी कम पर सिमट गई थी। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई दिग्गज सांसद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने भी इस तरह का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा कि टीएमसी से महुआ मोइत्रा, सागरिका और सयानी घोष बीजेपी में शामिल हो जाएं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। वहीं बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना जरूर कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने बंगाल में नई विधानसभा के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने नोटिफिकेशन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भेज दिया है। इसके साथ ही बंगाल में अब चुनावी प्रक्रिया का काम पूरा हो गया है। वहीं चुनाव आयोग के इस कदम से बंगाल में नई सरकार की शपथ का रास्ता साफ हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता ने दावा किया कि मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। ममता ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने और ईवीएम में हेराफेरी करने के मामले में खलनायक बन गया। वहीं बंगाल को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने आदेश जारी कर सभी विभागीय सचिवों से अनुरोध किया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से हटाई या क्षतिग्रस्त नहीं की जाए या कार्यालय से बाहर नहीं ले जाया जाए। किसी भी फाइल या कागज का अवैध तरीके से ना तो फोटो स्टेट किया जाए और ना ही स्कैन किए जाए। सभी फाइलों, कागजों और उनसे जुड़ी कम्युनिकेशंस को सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए। सभी डिपार्टमेंट हेड और डिपार्टमेंट सचिव पर्सनली इस काम को देखें और पत्र में कही गई बातों को सही जज्बे से ले। वहीं इस काम में लापरवाही होने पर उनको व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दर्शकों, टीएमसी के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बनर्जी का नाम सीबीआई और ईडी की एसएससी भर्ती घोटाले में सामने आया है। वहीं संदेश खाली में जमीन कब्जाने, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने के गंभीर आरोपों में शेख शाहजहां का नाम जुड़ चुका है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के खास जहांगीर खान भी कई मामले में आरोपी हैं। दर्शकों, अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को धमकी दे रहे थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहे। अभिषेक बनर्जी जो चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को खुलेआम चुनौती दे रहे थे कि वो 4 मई के बाद पश्चिम बंगाल में रुक कर दिखाएं, वो अब हार का रोना रो रहे हैं। वहीं बीजेपी को अभिषेक बनर्जी ने ये चैलेंज दिया था कि 10 जन में भी बीजेपी नहीं जीत सकती, लेकिन हार के काफी देर बाद तक अभिषेक बनर्जी सोशल मीडिया से गायब रहे। पहले अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं को धमकी दे रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से गायब नजर आ रहे हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं ईडी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। शांतनु के देश छोड़कर भागने की आशंका के बीच ईडी ने सोना पप्पू केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि ईडी ने पिछले महीने शांतनु सिन्हा के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतनु सिन्हा को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है और एक समय वो कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्हें ममता सरकार के धरने के दौरान मंच पर देखा गया था। वहीं से पहले ईडी ने बंगाल में मतदान के अंतिम चरण से ठीक एक दिन पहले सोना पप्पू से जुड़े सिंडिकेट मामले में शांतनु सिन्हा को पूछताछ के लिए फिर से तलब किया था। दर्शकों, ममता बनर्जी के करीबी कोलकाता के डीसीपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होना ये बता रहा है कि टीएमसी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है जो इनके कारनामों में शामिल थे। बाद में उनसे सबूत मिलने के बाद जांच की आंच बुआ और भतीजे तक पहुंच सकती है। दर्शकों, असम में विधानसभा चुनाव के परिणामों में 100 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रहा है। इस बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनावी नतीजों पर प्रक्रिया चर्चा में है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पवन खेरा के लिए मेरा कमिटमेंट था, अब आगे आगे देखो क्या होगा। एक बार हिमंता जो बोल दे उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसके अलावा सीएम शर्मा ने गौरव गोगोई की हार को लेकर कहा है कि पवन खेरा का असम की बेटी के ऊपर जो आरोप लगाए, अगर वे गौरव गोगोई के साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद वो नहीं हारते। इसलिए वो आरोप मेरे ऊपर नहीं, असम की एक बेटी के ऊपर था। असम की जनता ने उन्हें पेरा बना दिया।
आगे जाकर मेरे ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी रहेगी जिसे मैं पूरा करूंगा। असम में जबरदस्त जीत के बाद सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेरा और गौरव गोगोई को चुनावी नतीजों से जनता ने करारा जवाब दिया है। बता दें कि दोनों नेताओं ने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर विदेशी पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति होने के आरोप लगाए थे, जिसके वो सबूत पेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद हाल ही में पवन खेरा को इस मामले में जमानत मिली थी। वहीं पवन खेरा पर तंज कसते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि असम की जनता ने पहले ही उनका पेरा बना दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जीते 22 विधायकों में से सिर्फ एक हिंदू है, जबकि 21 विधायक मुसलमान हैं। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पवन खेरा के लगाए गए आरोपों का असम की जनता ने करारा जवाब दिया। दर्शकों, पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दिया है, लेकिन उन्हें असम के थाने में जाकर हाजिरी लगाना होगा और पुलिस जब भी बुलाए पूछताछ में जाना होगा। ऐसे में अब पुलिस पूछताछ में पवन खेरा की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि पवन खेरा को असम पुलिस के सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि पूछताछ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में अब पुलिस पूछताछ में खेरा ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो उनकी आफत बढ़ सकती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत लेना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चुनाव जीतते ही सीएम शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं असम सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता पीयूष हजारिका ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस और पवन खेरा पर निशाना साधा है। पीयूष हजारिका ने एक्स पर लिखा है कि आज असम में न सिर्फ कांग्रेस हारी बल्कि पाकिस्तान भी हार गया। कुछ लोगों की सोच के विपरीत ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने असम में लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी, बल्कि एक बहुत ही गंदी लड़ाई लड़ी और फिर भी हार गए। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। एक, वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने हमारे मुख्यमंत्री के परिवार को निशाना बनाने के लिए जमीन के फर्जी कागजात, दस्तावेज और पासपोर्ट तैयार करवाए, और उससे पहले वाले चुनाव में पूरे 5 साल तक उन्होंने हमारे परिवार के कई सदस्यों को निशाना बनाते हुए अभियान चलाया। 2, उन्होंने विलव्ड जुबेन गर्ग के दुखद निधन पर गंदी राजनीति की। 3, कांग्रेस ने प्रतिदिन टाइम जैसे बिकाऊ मीडिया के साथ साठगांठ करके झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। 4, उन्होंने मियां स्वयंसेवकों की एक सोशल मीडिया फौज का इस्तेमाल करके हिंदुओं के नाम पर फर्जी अकाउंट बनवाए। 5, उन्होंने हिंदुओं के वोटों को बांटने की कोशिश की और यहां तक कि कई समुदायों और जनजातियों को भड़काने की हद तक चले गए, लेकिन उनकी सारी गंदी चालें नाकाम हो गई, क्योंकि असम में हिंदुओं ने एक सुर में आवाज उठाई। इसका सार यह है कि हिंदुओं की एकता से बड़ी ताकत कोई नहीं है, इसलिए एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सीएम शर्मा को जेल भेजने की बात कही थी, लेकिन पवन खेरा और राहुल गांधी दोनों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ असम की जनता ने भी उन्हें करारा जवाब दे दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की मुश्किलें हाईकोर्ट में बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की भी चिंता बढ़ गई है। वहीं बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी की नजर अब पंजाब पर है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल जीत लिया है और अब पंजाब की बारी है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद गायब हो चुकी है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए सीनियर वकीलों को एमिकस यानी अदालत का मित्र के तौर पर नियुक्त करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके पार्टी सहयोगी दुर्गेश पाठक का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त करेगा। कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब इन नेताओं ने शराब नीति मामले में चल रही सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। वहीं अब बताते हैं आपको कि कैसे आर्मी देखकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी रह गए दंग। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब को लेकर डर सताने लगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने सीएम भगवंत सिंह मान के साथ दिल्ली आए पार्टी के विधायकों के साथ कपूरथला हाउस में बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल बाद भी पंजाब में प्रो इनकम्बेंसी है। भगवंत मान सरकार के कामों से लोग बेहद खुश हैं और सरकार दोबारा लाने के लिए बेताब है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में पश्चिम बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कल जो चुनाव हुआ वो चुनाव नहीं, तांडव था। केजरीवाल ने कहा कि मेरी अपनी विधानसभा में 42,000 वोट ने कटवा दिए। मैं पिछला चुनाव 30,000 वोट से जीता था और ये चुनाव 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे पाते जब 42,000 वोट कटवा दिए गए। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि आज हमारी आजादी पर संकट है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की जीत की आंधी को पंजाब चुनाव रोक दिया जाएगा। वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत से तिलमिलाए संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा।
बंगाल में भगवा दल की एंट्री देखकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक लगाए, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक लगाए, चुनाव हुआ या तमाशा। हमारे देश के सैनिकों पर सबको गर्व है। हमारे देश के सैनिक हमेशा देश हित के बारे में सोचते हैं। वो देश के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। ऐसे में हमारे देश के सैनिक आम जनता को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या संजय सिंह को देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं है? क्या मोदी विरोध के चक्कर में संजय सिंह सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं? वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव में हजारों करोड़ों खर्च करना, डीजीपी सीएम डीएम एसपी को हटाना, एसआईआर के जरिए 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित रखना, फिर टीएमसी को हराकर मोदी और गोदी मीडिया द्वारा ढोल पीटना। अगर ये लोकशाही है तो फिर तानाशाही क्या है? वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने एक्स पर एक खबर को शेयर कर लिखा कि ये क्या हो रहा है इस देश में। ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा। बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि जीतना वाला हिंसा करे। दर्शकों, चुनाव में हार रहे हैं तो अब संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने लिखा कि मोदी पूरे देश में अलोकप्रिय हो चुके हैं। ईडी सीबीआई चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके बीजेपी राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही है। पंजाब में मोदी अमित शाह की चुनावी धांधली नहीं चलेगी। मोदी सरकार ने हमेशा पंजाब की अनदेखी की है। पंजाबी अपना हक लेगा और तानाशाहों को हराना जानते हैं। केजरीवाल तो देखा आपने कैसे अब केजरीवाल को लेकर संजय सिंह की चिंता पंजाब को लेकर बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी में हाल ही में बड़ी टूट हुई। राघव चड्ढा सहित आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए सांसदों के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर राघव चड्ढा ने तगड़ा पलटवार किया। चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की मेहमान है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राघव चड्ढा ने चेतावनी दी कि आप पार्टी डेंजर गेम खेल रही है, लेकिन इसका अंत खतरनाक होगा। आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य की पुलिस है, लेकिन बीजेपी के पास 21 राज्यों की है। ब्यूरो रिपोर्ट MH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें